11 मई 1998 दोपहर 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में अचानक एक के बाद एक 3 जबरदस्त धमाके होते हैं। अचानक धरती कांप उठती है और आसमान धुएं के गुब्बार से भर जाता है। आसपास के गांवों में लोग सहम जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है कि यह भारत का एक सफल न्यूक्लियर टेस्ट था, तो देश भर में खुशी और गर्व की लहर दौड़ जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद दुनिया को यह ऐलान करते हैं कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। भारत का यह परमाणु परीक्षण इसलिए भी खास था क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट्स और CIA की तीखी नजरों के बावजूद भारत की इस योजना की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। We've been following the Indian nuclear program for many years, but there's no getting around the fact that in this instance we missed and did not predict the particular tests involved. It's my responsibility to stand up and tell the American people that we didn't get it right. भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने न केवल ऑपरेशन शक्ति को कामयाबी तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने के लिए मेजर जनरल पृथ्वीराज का भेष भी धरा था। रामेश्वरम के एक छोटे से गाँव में एक नाविक के घर पैदा होने वाले अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत के दम पर DRDO और इसरो जैसे देश के 2 सबसे बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में काम किया और भारत को स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतना सेल्फ रिलायंट बना दिया कि जो देश कभी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वो आज खुद वेपन्स बना भी रहा है और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाइलों से न केवल भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाया, बल्कि उन्होंने बच्चों को सपने देखना सिखाया, युवाओं को इनोवेशन की तरफ मोड़ा और विज्ञान को लैब से निकालकर सीधे गांवों तक पहुंचाया। वो महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ देश के सबसे चहेते राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद को एक टीचर कहलाना पसंद किया। तो आइए जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के सबसे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरी कहानी। आखिर कभी फाइटर पायलट बनने का ख्वाब रखने वाले डॉक्टर कलाम भारत के महान साइंटिस्ट कैसे बने, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में उनकी क्या भूमिका थी और जून 2007 में प्रेसिडेंट के रूप में दूसरे कार्यकाल की इच्छा रखने के बावजूद वो दोबारा प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाए थे। He was an eminent scientist, a people's president, a Bharat Ratna and India's very own missile man. 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो से जुड़े और देश के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV-3 के प्रोजेक्ट लीडर बने। डॉक्टर कलाम ने 1998 में पोखरण 2 के परमाणु परीक्षण के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। For India, Dr. Kalam is one sun that will never set. Message is dream transforms into thoughts, thoughts result into action. अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के टेम्पल सिटी कहे जाने वाले रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट ओनर थे जो श्रद्धालुओं को अपनी नाव से रामेश्वरम और धनुषकोडी तीर्थ यात्रा के लिए लेकर आते जाते थे। वहीं उनकी मां आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज अमीर व्यापारी थे जिनका बिजनेस इंडियन मेनलैंड, पंबन आइलैंड और श्रीलंका के बीच सामान और यात्रियों को ले जाने से जुड़ा था। लेकिन 1914 में जब पंबन ब्रिज बना जो पंबन आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता था, तो उनके परिवार का बिजनेस फेल हो गया, जिसके चलते उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। इससे पता चलता है कि बिजनेस करना कितना चैलेंजिंग होता है। कहने को दुकान चलाना भी एक लोकल बिजनेस है, लेकिन जो लोग इसे चलाते हैं वही जानते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऑर्डर ट्रैक करना, स्टाफ की शिफ्ट मैनेज करना, इन्वेंट्री चेक करना, ये सब दिन भर की भागदौड़ में एक एंडलेस स्ट्रगल जैसा लगता है। मान लीजिए लखनऊ का एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर जो मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज और गैजेट्स बेचता है, उसे कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कभी कोई मॉडल स्टॉक से बाहर, कभी साइज या कलर मिसमैच और कई बार कस्टमर्स फ्रस्ट्रेशन में बिना खरीदे ही लौट जाते हैं। लेकिन अब इन सब का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है ओडू पॉइंट ऑफ सेल। ओडू POS से आप अपना रिटेल या ऑफलाइन बिजनेस बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यह आपकी इन्वेंट्री को रियल टाइम में ट्रैक करता है, जिससे स्टॉक आउट जैसी दिक्कत नहीं आती। और अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं तो आप हर लोकेशन की इन्वेंट्री एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, वर्क आवर्स और शिफ्ट शेड्यूल्स को भी आप ओडू से इजीली ट्रैक कर सकते हैं, जिससे टीम
टीम भी मोटिवेटेड रहती है और काम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। पुराने ऑर्डर्स को आप कस्टमर, प्रोडक्ट, कैशियर या डेट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। ओडू सेल्फ सर्विस का भी ऑप्शन देता है, जहां कस्टमर्स खुद ही कियोस्क या स्मार्टफोन से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओडू पीओएस से आप अपने बिजनेस को कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी में ला सकते हैं। सबसे अमेजिंग बात है कि ओडू का पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फुल होस्टिंग और सपोर्ट के साथ फ्री है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो आप ओडू के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। उनके पिता को घर चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए अब्दुल कलाम को केवल 10 साल की उम्र में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठकर पहले अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। ये वही स्ट्रगल था जिसने कलाम के अंदर बचपन से ही पेशेंस और डिसिप्लिन की मजबूत नींव रख दी थी। अब्दुल कलाम ने अपने प्राइमरी एजुकेशन शॉर्ट्स हाई स्कूल से पूरी की। वो शुरुआत में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके अंदर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और कुछ बड़ा करने की आग साफ दिखाई देती थी। साल 1954 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। अब्दुल कलाम को पक्षियों के उड़ने का तरीका बहुत फैसिनेट करता था। वो अक्सर पक्षियों को उड़ते हुए देखकर सोच में पड़ जाते थे और यही क्यूरियोसिटी उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ ले गई। इसके लिए उन्होंने मद्रास इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया और उनका सिलेक्शन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में हो गया। लेकिन जब उन्होंने MIT की फीस सुनी तो वो काफी दुखी हो गए, क्योंकि फीस ज्यादा थी और वो जानते थे कि उनके परिवार के लिए इतनी महंगी फीस भर पाना मुश्किल है। तभी उनकी बड़ी बहन आसिम जोहरा आगे आई और उन्होंने अपने सोने के गहने बेचकर कलाम की फीस के पैसे दिए, जिससे 1955 में उनका MIT में एडमिशन हो सका। अपनी बहन के इस सैक्रिफाइस का जिक्र कलाम ने अपनी बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस में काफी भावुकता के साथ किया था। MIT में पढ़ाई के दौरान एक बार अब्दुल कलाम किसी टेक्निकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके डीन उनके काम की स्पीड से सेटिस्फाई नहीं थे। इसलिए उन्होंने अब्दुल कलाम से साफ साफ कहा कि अगर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। फिर क्या था, कलाम ने दिन रात मेहनत करके वो प्रोजेक्ट वक्त से पहले खत्म कर दिया। डीन उनके डेडिकेशन से इतने इंप्रेस हुए कि बाद में उन्होंने खुद कलाम से कहा, मैं तुम्हें जानबूझकर प्रेशर में डालना चाहता था ताकि तुम टफ सिचुएशंस को भी कामली हैंडल करना सीखो। यही वो लेसन था जिसने कलाम को आगे चलकर हर चैलेंज का सामना शांत दिमाग से करना सिखाया। MIT के दिनों से ही अब्दुल कलाम फाइटर पायलट बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2 बार ट्राई किया, लेकिन इसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल सकी। इंटरव्यू के बाद टोटल 8 लड़कों को सिलेक्ट किया जाना था और वो 9वें स्थान पर आए थे। केवल 1 रैंक से उनका पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया था। लेकिन उस वक्त किसी को कहां पता था कि पायलट ना बन पाने के कारण निराश होने वाले अब्दुल कलाम एक दिन ऐसे साइंटिस्ट बनेंगे जो भारत की स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने एक सुपर पावर के रूप में खड़ा कर देंगे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के मेंबर बने और फिर साल 1960 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में एक साइंटिस्ट की हैसियत से अपने करियर की शुरुआत की। DRDO में उनका पहला असाइनमेंट भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट था, जिसका नाम नंदी था। डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ खूब मेहनत की और कुछ ही वक्त में इसे सक्सेसफुली बना लिया। इसी दौरान 1962 में जब नासा यंग साइंटिस्ट के लिए एक स्पेशल रॉकेट साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा था, तब इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी INCSR के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 10 प्रॉमिसिंग इंडियन साइंटिस्ट को वहां भेजने का फैसला किया, जिनमें से एक नाम अब्दुल कलाम का भी था। मार्च 1963 में कलाम ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए और उन्होंने नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉलप्स आइलैंड में ट्रेनिंग ली। यहाँ उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग, प्रपल्शन सिस्टम्स और स्पेस टेक्नोलॉजी की बारीकियों को सीखा। उन्होंने डमी रॉकेट फायरिंग समेत मल्टीपल टेक्निकल सेशंस को अटेंड किया। ये पूरी ट्रेनिंग उनके लिए काफी सिग्निफिकेंट साबित हुई। इंडिया लौटने के बाद डॉक्टर कलाम ने केरला के त्रिवेंद्रम में भारत की पहली डोमेस्टिक रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेटअप करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद DRDO के साथ जुड़े रहते हुए उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर भी डिजाइन किया। डॉक्टर कलाम में कुछ बहुत बड़ा करने का पोटेंशियल था और ये बात उनके सीनियर्स बहुत अच्छे से समझते थे। इसलिए उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए साल 1969 में उनका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में ट्रांसफर कर दिया गया। इसरो में उन्हें फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और उस समय के इसरो चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन के साथ काम करने का मौका मिला। यहाँ डॉक्टर कलाम को भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। SLV के जरिए भारत अपने खुद के सैटेलाइट को स्पेस में भेजकर ग्लोबल स्टेज पर अपनी साइंटिफिक प्रेजेंस दर्ज करवाना चाहता था। डॉक्टर कलाम इस मिशन में पूरी जी जान से लगे हुए थे, लेकिन साथ ही वो एक इंडिपेंडेंट इंडिजीनियस रॉकेट प्रोग्राम पर भी काम कर रहे थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1965 में DRDO के दौरान ही की थी। वो अपने इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर एक्सपैंड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा और साल 1969 में ही उन्हें गवर्नमेंट से इसकी परमिशन मिल गई। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को सफल बनाने के लिए करीब 10 साल तक दिन रात मेहनत की। ये वो समय था जब भारत का स्पेस प्रोग्राम अपनी शुरुआती दौर में था। ना तो एडिक्वेट फंड्स थे और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन कलाम और उनकी डेडिकेटेड टीम इस काम में लगी रही और आखिरकार साल 1979 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने पहली बार एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग की। लेकिन जैसे ही इसे लॉन्च किया गया, कंप्यूटर ने एक टेक्निकल फॉल्ट की वार्निंग दी, पर कलाम ने वार्निंग को इग्नोर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि लॉन्च असफल रहा और सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाई। ये नाकामी कलाम के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका थी, लेकिन उनके मेंटर और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और फिर से प्रयास करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया। उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कलाम और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साइंटिस्ट को पब्लिकली ब्लेम होने से बचाया, बल्कि मीडिया के सामने इस फेलियर की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। उन्होंने कलाम और उनकी टीम पर भरोसा जताया कि आज का यही फेलियर उन्हें अगले साल सक्सेस तक पहुंचाएगा। उनके इस भरोसे ने अब्दुल कलाम और उनकी टीम को हौसला दिया और उन्होंने पिछली गलतियों को सुधारकर पूरी टीम के साथ सिस्टम को रिवर्क किया और अगले 1 साल तक हर छोटी से छोटी डिटेल को ठीक किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि करीब 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को भारत ने अपने स्पेस इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। इस दिन अब्दुल कलाम और उनके साथी साइंटिस्ट की सालों की मेहनत के चलते इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 ने फाइनली रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया था। ये इसरो और भारत दोनों के लिए प्राउड मोमेंट था। पहली बार भारत ने अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से एक सैटेलाइट को आउटर स्पेस में भेजा था और इसी के साथ इंडिया ग्लोबल स्पेस क्लब में एंटर कर गया। इस सक्सेस ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश भर में एक नेशनल हीरो बना दिया, जिसके बाद उनकी लीडरशिप और विजन को दुनिया रिकॉग्नाइज करने लगी थी। SLV प्रोग्राम के साथ साथ कलाम की गाइडेंस में 2 और इम्पोर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट भी चल रहे थे, जिनका मकसद SLV टेक्नोलॉजी की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करना था। साथ ही वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV प्रोग्राम की कोर टीम में भी शामिल थे, जिसकी आगे चलकर भारत को स्पेस वर्ल्ड में पहचान दिलाने में अहम भूमिका थी। SLV-3 की सफलता के बाद अगस्त 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर सतीश धवन को प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए इनवाइट किया। लेकिन जब कलाम को इस इनविटेशन की जानकारी मिली तो वो नर्वस हो गए। उन्होंने डॉक्टर सतीश धवन से कहा, सर मेरे पास ना सूट है ना जूते, सिर्फ चप्पल है। ये सुनकर डॉक्टर धवन मुस्कुराए और बोले, कलाम तुम पहले से ही सक्सेस का सूट पहने हुए हो, तुम बस वहां पहुंचो। कलाम अपनी सिंप्लिसिटी में उस मीटिंग में पहुंचे। वहां इंदिरा गांधी ने उनका परिचय अटल बिहारी वाजपेयी से कराया। वाजपेयी कलाम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे हाथ मिलाने के बजाय उन्हें सीधे गले से लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी ने हल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम तो मुसलमान है। अटल जी मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, लेकिन पहले वो एक भारतीय और एक महान वैज्ञानिक है। साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम के ह्यूज कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें साल 1981 में देश का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि ये उस जर्नी की पहली ऑफिशियल रिकॉग्निशन थी जिसने आगे चलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और फिर देश के सबसे प्यारे प्रेसिडेंट के रूप में पहचान दिलाई। 13 साल तक इसरो में अपनी सेवा देने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1982 में एक बार फिर से DRDO ज्वाइन किया और उन्हें उनके शानदार काम के चलते डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। उस समय भारत को अपनी डिफेंस नीड्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, चाहे वो मिसाइल हो या कोई और डिफेंस इक्विपमेंट। हर एडवांस टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। इसमें न सिर्फ भारी खर्चा होता था, बल्कि कई बार उन देशों के पॉलिटिकल प्रेशर का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। डिफेंस मिनिस्टर रामास्वामी वेंकटरमन और डॉक्टर अब्दुल कलाम का विजन बिल्कुल क्लियर था कि भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाना है।
उसी दौरान आर वेंकटरमन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को एक बोल्ड प्रपोजल दिया कि क्यों ना एक एक मिसाइल बनाने की बजाय एक साथ कई मिसाइल्स पर काम किया जाए, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें पूरे मिसाइल आर्सेनल को एक साथ डेवलप किया जाए। कलाम को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर VSR अरुणाचलम के साथ मिलकर इसकी डिटेल प्लानिंग शुरू कर दी। मल्टीपल मिसाइल सिस्टम्स को एक साथ डेवलप करने का बड़ा एडवांटेज ये था कि इससे न सिर्फ समय की बचत होने वाली थी, बल्कि कुछ ही वक्त में भारत के पास अपनी खुद की मिसाइल फोर्स तैयार हो सकती थी। साल 1983 में यह विजन रियलिटी बनना तब शुरू हुआ जब डॉक्टर कलाम की लीडरशिप में DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGM-DP की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के तहत DRDO ने एक साथ 5 स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग को डेवलप करने का फैसला किया। डिफेंस मिनिस्टर आर वेंकटरमन ने इस प्रोग्राम को कैबिनेट से अप्रूव करवाया और इसके लिए 3.88 बिलियन रुपीस का बजट एलोकेट किया, जो आज के हिसाब से करीब 66 बिलियन रुपए होते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर अब्दुल कलाम के कंधों पर थी। उन्हें इस प्रोजेक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया। अगले 5 साल तक DRDO के हजारों साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स इस मिशन में दिन रात जुटे रहे। रास्ते में कई फेलियर्स भी आए, लेकिन हर सेटबैक के बाद कलाम ने अपनी टीम को सीखने और फिर से उठ खड़े होने के लिए इंस्पायर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी से इस प्रोग्राम की पहली मिसाइल पृथ्वी को तैयार कर लिया। जैसा कि नाम से जाहिर है, पृथ्वी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो 150 से 350 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है। 25 फरवरी 1988 को श्रीहरिकोटा के शार सेंटर में इसका सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। इसके गाइडेंस सिस्टम, लिक्विड प्रोपल्शन और एरोडायनामिक डिजाइन में डॉक्टर कलाम का की रोल था। पृथ्वी की बड़ी सक्सेस के बाद DRDO ने इसके एडवांस वर्जन पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 को भी डेवलप किया था। पृथ्वी के बाद भारत ने अग्नि मिसाइल के डेवलपमेंट पर काम शुरू किया। इसका लॉन्च 2 बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फेल हो गया था, लेकिन आखिरकार 22 मई 1989 को इसका भी सफल परीक्षण कर लिया गया। अग्नि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 700 से 5000 किलोमीटर तक के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। डॉक्टर कलाम ने इसमें मल्टी स्टेज रॉकेट सिस्टम, री एंट्री टेक्नोलॉजी और हीट शील्ड डेवलपमेंट जैसी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज में मेजर योगदान दिया था। आगे अग्नि की भी 5 एडवांस सीरीज अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और बाद में अग्नि 4 और अग्नि 5 को भी डेवलप किया गया था। ये सिर्फ मिसाइल्स नहीं थे, बल्कि ये भारत की साइंटिफिक स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के सिंबल भी थे, जिससे दुनिया को पता चला कि इंडिया कैन स्टैंड टॉल ऑन इट्स ओन। पृथ्वी और अग्नि जैसी ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स की सफलता के बाद भारत को अब सरफेस टू एयर मिसाइल्स की जरूरत थी, यानी ऐसी मिसाइल्स जो आसमान से आने वाले खतरे को हवा में ही खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही भारत ने अपने इंडिजीनियस मिसाइल प्रोग्राम में तेजी दिखाई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA जैसे ताकतवर देश बुरी तरह बौखला गए। इसकी वजह से भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR के सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा, जिसके चलते भारत पर उनकी किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने की रोक लगा दी। इसके बावजूद अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम्स पर काम जारी रखा। उनकी मेहनत की बदौलत 1990 में भारत ने आकाश नाम की एक सरफेस टू एयर मिसाइल सक्सेसफुली डेवलप कर ली। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक की थी और इसे स्पेशली एनिमी एयरक्राफ्ट्स और इनकमिंग मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने त्रिशूल नाम की 9 किलोमीटर रेंज वाली एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी डेवलप की, जिसे इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए कम दूरी के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके बाद DRDO ने अब्दुल कलाम की विजनरी लीडरशिप में नाग नाम की एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई। इसे फायर एंड फॉरगेट टेक्निक के साथ डिजाइन किया गया था, यानी टारगेट लॉक करने के बाद इसे किसी एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। नाग के रूप में भारतीय सेना को टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के खिलाफ एक पावरफुल वेपन मिला, जिसका हेलीकॉप्टर माउंटेड वर्जन हेलिना भी आगे चलकर एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। IGM-DP को लीड करना अब्दुल कलाम के लिए चुनौतियों से भरा था। इंडिया मिसाइल टेक में नया था और रिसोर्सेस कम थे, इसलिए टेस्टिंग के दौरान कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। मगर अब्दुल कलाम कभी असफलता से डरे नहीं। वो हमेशा कहते थे, अगर सफल होने का संकल्प मजबूत हो तो असफलता कभी नहीं पछाड़ सकती। उन्होंने फंड और फॉरेन सपोर्ट की कमी को कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि हमेशा इंडिजीनियस इनोवेशन पर ही जोर दिया। उन्होंने DRDO की अलग
अलग लैब्स जैसे हैदराबाद की DRDL, बेंगलुरु की ADE और पुणे की ARDE को इनोवेशन हब्स में बदल दिया। उनका सपना था कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने और इस रास्ते में उनकी कोशिशों और इतनी सारी मिसाइल को डेवलप करने की वजह से लोग उन्हें प्यार से द मिसाइल मैन कहने लगे। कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक सच्चे इंसान और एक अच्छे लीडर भी थे। उनकी सादगी और टीम फर्स्ट अप्रोच उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने हमेशा कामयाबी का श्रेय अपनी टीम को दिया और नाकामी की जिम्मेदारी खुद ली। उनका हमेशा से मानना था कि कोई भी सक्सेस कलेक्टिव वर्क के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती है। साल 1990 में डॉक्टर कलाम के महान योगदान और लीडरशिप के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1992 में डॉक्टर अब्दुल कलाम दो बड़ी जिम्मेदारियां एक साथ संभाल रहे थे। जहां एक तरफ वो DRDO के डायरेक्टर जनरल के पद पर रहकर देश की डिफेंस स्ट्रेटजीज को नई दिशा दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें प्राइम मिनिस्टर का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया था और वो इस पद पर साल 1999 तक बने रहे। इंडियन गवर्नमेंट ने 1997 में साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम के महान योगदान के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। साइंस के क्षेत्र में यह सम्मान इससे पहले 1954 में सिर्फ CV रमन को मिला था, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी डॉक्टर कलाम के कदम रुके नहीं और दिन रात उनका फोकस केवल देश को मजबूत करने पर लगा रहा। इस दौरान भारत एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था। 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके गवाह अब्दुल कलाम भी बने थे। भले ही वो इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल हिस्सा नहीं थे, लेकिन देश के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट राजा रमन्ना ने उन्हें टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां इनवाइट किया था। ऐसे में करीब 2 दशक में भारत ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफी विकसित कर ली थी और थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटीज तक पहुंच चुका था। दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने चीफ साइंटिफिक एडवाइजर और DRDO के DG के रूप में DRDO और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के बीच स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन को और मजबूत किया, जो आगे चलकर 1998 के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में क्रूशियल साबित हुआ। पोखरण 2 का पूरा ऑपरेशन एक्सट्रीम सीक्रेसी में चला। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने DAE चेयरमैन डॉक्टर R चिदम्बरम के साथ मिलकर इसकी कोर प्लानिंग की। इस न्यूक्लियर टेस्ट को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, जिसमें साइंटिस्ट को भी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई गई और कम्युनिकेशन में भी साइंटिस्ट ने कोड नेम्स का इस्तेमाल किया। ये सब इसलिए इतनी सीक्रेसी के साथ किया गया ताकि दुनिया की बड़ी ताकतों, खासकर अमेरिका को इस न्यूक्लियर एक्टिविटी की भनक ना लगे, क्योंकि इससे पहले साल 1995 में ऐसा हो चुका था। तब भारत की परमाणु तैयारियों की भनक अमेरिका को लग गई थी और भारत को न्यूक्लियर प्रोग्राम बीच में ही रोकना पड़ा था। इस बार भी अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और अपनी सैटेलाइट्स के जरिए भारत की हर न्यूक्लियर एक्टिविटी पर कड़ी नजर रख रहा था। ऐसे में इंडिया को न सिर्फ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाना था, बल्कि पूरी प्रक्रिया को एक्सट्रीम सीक्रेसी में भी अंजाम देना था। इसलिए सिर्फ चुनिंदा सीनियर साइंटिस्ट, मिलिट्री ऑफिसर्स और की पॉलिटिकल लीडर्स को ही इसकी जानकारी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चिदम्बरम इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर थे और उनके साथ डॉक्टर अनिल काकोदकर समेत वैज्ञानिकों की 8 टीम और सेना की 58th इंजीनियर्स रेजिमेंट अपना अहम योगदान दे रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने 1998 में 11 मई और 13 मई को राजस्थान के पोखरण में एक के बाद एक पूरे 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिनमें थर्मोन्यूक्लियर और फिजन दोनों टाइप्स के डिवाइसेस शामिल थे। इंडिया अब ऑफिशियली एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था और वो दिन बीत चुके थे जब परमाणु क्लब में बैठे 5 देश अपनी आंखों के इशारे से दुनिया को नचाने का काम करते थे। भारत ने अब ग्लोबल स्टेज पर सीना ठोक कर खड़े होने की हिम्मत पा ली थी और यही वजह थी कि भारत की सफलता पर इंटरनेशनल रिएक्शंस काफी सख्त थे। जापान और अमेरिका भारत के इस न्यूक्लियर टेस्ट से इतने गुस्से में थे कि उन्होंने भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करके भारत की निंदा की। इजराइल इकलौता देश था जिसने खुलेआम भारत का समर्थन किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का योगदान केवल IGM-DP और न्यूक्लियर टेस्ट तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस की एस्टैब्लिशमेंट में भी अहम भूमिका निभाई। साल 1983
1993 में उन्होंने रशिया का दौरा किया था, जहां उन्होंने रशियन ऑफिशियल्स को एक अधूरा सुपरसोनिक कंबशन इंजन दिखाया और दोनों देशों की पार्टनरशिप में एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का प्रपोजल रखा। इसके 5 साल बाद 12 फरवरी 1998 को डॉक्टर कलाम और रशियन डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर के बीच एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस स्टैब्लिश करने वाले थे, जिसमें इंडिया की 50.5% और रशिया की 49.5% हिस्सेदारी थी। इसका मकसद दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बनाना था। डॉक्टर कलाम की लीडरशिप में भारत ने 2001 और 2004 में सक्सेसफुल ब्रह्मोस टेस्ट किए और 2005 से यह भारत के डिफेंस सिस्टम्स का हिस्सा बन गया। आज ब्रह्मोस एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और कई देशों ने इसे भारत से खरीदने के लिए डील भी साइन की है। कभी हर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज खुद अपने वेपन न केवल डेवलप कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इस पूरे बदलाव के पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विजनरी लीडरशिप का सबसे अहम योगदान है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, कलाम ने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू के साथ मिलकर कलाम राजू स्टेंट बनाया, जो एक लो कॉस्ट कोरोनरी स्टेंट था। यह गरीब मरीजों के लिए हार्ट ट्रीटमेंट को सस्ता बनाने में वरदान साबित हुआ। इसके अलावा उन्होंने कॉम्पोजिट मटेरियल्स, एवियोनिक्स और लाइट वेट प्रोस्थेटिक्स पर भी काम किया, जो भारत के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम्स में गेम चेंजर साबित हुआ। डॉक्टर कलाम का मानना था कि विज्ञान का फायदा सिर्फ लैबोरेटरीज तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हर इंसान की जिंदगी में बदलाव लाने की वजह होना चाहिए, और यही सोच उनकी पूरी जिंदगी का मकसद थी। अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विजन और व्यक्तित्व से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने 2002 में उन्हें देश का अगला प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया। इससे कुछ साल पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन कलाम ने इसके लिए रिस्पेक्टफुली मना कर दिया था। उन्होंने तब कहा था कि देश को इस वक्त डिफेंस रिसर्च और न्यूक्लियर प्रोग्राम में मेरी ज्यादा जरूरत है। लेकिन 2002 में जब प्रेसिडेंट पद की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें राष्ट्रपति बनाने के लिए अड़ गए। उन्होंने उन्हें फोन किया और कहा, कलाम साहब, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम मुस्कुराए और बोले, मुझे इस पर सोचने के लिए 1 घंटा दीजिए। जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, समय ले लीजिए, लेकिन जवाब हाँ चाहिए, ना नहीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम उनकी पेशकश के लिए मान गए और 18 जून 2002 को कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरते वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे मजाक करते हुए कहा, आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं। कलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी, मैं सिर्फ कुंवारा ही नहीं, ब्रह्मचारी भी हूँ। उनके इस जवाब से पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। उनकी उम्मीदवारी को बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टीज का समर्थन मिला। ये उन रेयर मोमेंट्स में से एक था जब रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों ने एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के पक्ष में एकजुटता दिखाई। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। हालांकि देश की हाईएस्ट पोजीशन पर होने के बाद भी डॉक्टर कलाम एक साधारण जिंदगी जीते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलकर इसे पीपल्स पैलेस बना दिया था। उनकी सादगी और जनता से सीधे संवाद के कारण ही उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। वो अक्सर स्कूल और कॉलेज जाकर बच्चों के साथ संवाद करते और उन्हें विज्ञान, शिक्षा और सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते थे। सितंबर 2003 में जब उन्होंने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI-MER में एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया तो उन्होंने भारत में सोशल यूनिटी और प्रोग्रेस के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की थी। एक बार एक स्कूल की यात्रा के दौरान एक बच्चे ने उनसे पूछा, आप इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति होने के बावजूद इतने सिंपल कैसे हैं? कलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सादगी मेरे माता पिता की देन है और ये मुझे लोगों से जोड़े रखती है। वो राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए स्पेशल सेशंस रखते थे जहां वो विज्ञान, सपनों और देशभक्ति पर चर्चा करते थे। इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद कलाम थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकाल लेते थे। उन्हें रुद्र वीणा बजाना बहुत पसंद था। वो कुरान और गीता दोनों का पाठ करते थे। साथ ही वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे और उनका
लाइफस्टाइल पूरी तरह डिसिप्लिन से भरा था। डॉक्टर कलाम को भारत का पहला नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट भी माना जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब मई 2005 में बिहार में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और गवर्नर बूटा सिंह ने बिना सभी विकल्पों की जांच किए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। कलाम उस समय रशिया में थे और रात 1:30 बजे उनके पास फैक्स आया जिसमें कैबिनेट ने तुरंत सिग्नेचर की डिमांड की। कलाम ने बिना ज्यादा डिले किए दस्तखत कर दिए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मूव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। इससे न सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट बल्कि खुद कलाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे। कलाम इतने आहत हुए कि उन्होंने रेजिग्नेशन देने का मन बना लिया था, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह ने किसी तरह उन्हें ऐसा करने से रोक लिया था। उनके कार्यकाल में मर्सी पिटीशंस भी एक जटिल मुद्दा रहा। पूरे टेन्योर में उनके पास 21 मर्सी पिटीशंस आई, जिनमें से उन्होंने केवल एक पर फैसला सुनाया। उनकी प्रेसिडेंसी में उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर भी सिग्नेचर किए, जो उनके मुताबिक उनके सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था। इस बिल के मुताबिक एमपीज और एमएलएस अपने पद पर रहते हुए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का बेनिफिट नहीं ले सकते थे। इससे कई कांग्रेस लेड यूपीए एमपीज की सीट पर खतरा मंडराने लगा था। इस बिल के मुद्दे पर राष्ट्रपति और सरकार में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। जून 2007 में जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तब उन्होंने दूसरा कार्यकाल स्वीकार करने की इस शर्त के साथ इच्छा जताई कि उनकी जीत तय होनी चाहिए। उनकी उम्मीदवारी को यूनाइटेड नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस यूएनपीए ने तो समर्थन दिया, लेकिन सत्ताधारी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए ने उनका समर्थन नहीं किया। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 22 जून 2007 को फैसला लिया कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना था कि वो राष्ट्रपति भवन को राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। 2007 में राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर रुख करते हुए एजुकेशन एंड यूथ एम्पावरमेंट की ओर ध्यान देना शुरू किया। जब वो राष्ट्रपति भवन छोड़ रहे थे तो उनके पास केवल 2 बैग और एक लैपटॉप था। उनकी यही सादगी उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण थी। कलाम ने अपने जीवन के अंतिम दिनों को यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर देने, किताबें लिखने और अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस के जरिए यूथ को इंस्पायर करने में बिताया। उन्होंने 30 से भी ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 सबसे ज्यादा पॉपुलर रही। जहां विंग्स ऑफ फायर में उनके बचपन से लेकर साइंटिस्ट और फिर प्रेसिडेंट बनने तक की इंस्पायरिंग जर्नी है, तो वही इग्नाइटेड माइंड्स में उन्होंने युवाओं को अपने सपनों को हासिल करने और देश की प्रोग्रेस में भागीदार बनने का मैसेज दिया। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में उन्होंने अपना विजनरी सपना रखा था, जिसमें उन्होंने भारत को 2020 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाए थे। लेकिन डॉक्टर कलाम सिर्फ किताबें लिखने तक नहीं रुके, उन्होंने अपने विजन को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की। उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करे। उन्होंने रूरल इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज या प्यूरा जैसे इनिशिएटिव को एक्टिवली सपोर्ट किया। उनका मानना था कि जब तक गांवों को शहर जैसी फैसिलिटीज नहीं मिलती, तब तक देश का डेवलपमेंट अधूरा है। उनकी बातें छात्रों में नई ऊर्जा भर देती थी। उनकी सादगी ऐसी थी कि वो जहां भी लेक्चर के लिए जाते, वहां अपनी स्पीच खत्म होने के बाद छात्रों के साथ घंटों बात करते, उनके सवालों का जवाब देते और उनके सपनों को सुनते। वो देश के प्रेसिडेंट के पद संभालने और साइंटिफिक वर्ल्ड में इतना कुछ हासिल करने के बाद भी खुद को केवल टीचर कहलाना पसंद करते थे। नियति ने भी उनकी इस सोच का इतना सम्मान किया कि जब 27 जुलाई 2015 को उन्होंने आखिरी सांस ली, तब भी वो बच्चों को IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। वो क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर बोल रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो वही मंच पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठ सके। उनकी मौत की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और इंडियन गवर्नमेंट ने इस दुख की घड़ी में 7 दिन का नेशनल मॉर्निंग घोषित किया। उनकी याद में रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल बनाया गया, जहां उनकी किताबें, मिसाइलों के मॉडल और उनके जीवन से जुड़ी चीजें प्रदर्शित की गई हैं। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना हुई, जो एजुकेशन, साइंस और रूरल डेवलपमेंट में काम कर रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अक्सर कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो आपको सोने ना दे। वो यूथ को मोटिवेट करते हुए कहते थे,
आसमान की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारा दोस्त है और वो उन्हीं का साथ देता है जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं। वो कहते हैं ना, ग्रेट सोल्स नेवर डाई। वैसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज भी हमारे साथ है। उनकी सादगी, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके इनोवेशंस, उनके कोट्स और उनका विश्वास हमें और पूरे भारत देश को आगे बढ़ने के लिए आज भी प्रेरित करता है।